हेलो फ्रेंड्स। एक नए जन्मे बच्चे का घर में आना एक बहुत ही जॉयफुल और प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। और ये लम्हा खुशनुमा रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को ये पता हो कि नए जन्मे बच्चे की घर में केयर किस तरह से करनी। और यही है दोस्तों आज का टॉपिक। इसके बारे में मुझसे सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के माता पिता। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। केयर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी एट होम, यानी कि एक नए जन्मे बच्चा जो हमारे घर में आया है उसकी हम केयर कैसे करें ताकि वो बच्चा हंसता खेलता हेल्दी रहे और सारे परिवार के लिए खुशियों का एक सोर्स रहे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। सबसे पहले बच्चे के लिए एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, फिर उसको इन्फेक्शन से दूर कैसे रखना है, बिकॉज जो न्यूबॉर्न बेबी है वो इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो इसके इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, बच्चे की हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, उसकी न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ का कैसे ख्याल रखना है, क्या क्या चीजें हैं जो उसको देनी है और कौन सी चीजें हैं जो उसको बिल्कुल नहीं देनी। देन उसकी हेल्थ को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं घर में ही रहकर, और कौन से वो साइन हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ अब बच्चे को मेडिकल हेल्प की या डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। तो दोस्तों एक एक करके मैं सारी टॉपिक्स पे आपसे डिस्कशन करूंगा, कृपया ध्यान देना। एक खुशनुमा घर, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे बनाएं? सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चे का और माँ का रूम है जो कि घर में अलग होना चाहिए। उसमें बाकी लोग या बाहर के लोग तो बिल्कुल भी नहीं, और घर के लोग भी सिर्फ जरूरत पड़ने पे एंटर करें। माँ और बेबी जो एक रूम में रहें। वो रूम कैसा हो? रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, जिसमें प्रॉपर हवा आती हो, एयरी रूम हो और नेचुरल लाइट का सोर्स हो, यानी खिड़की से नेचुरल लाइट आती हो। ऐसा रूम आइडियल होता है बच्चे के लिए। जो शूज हैं वो रूम के अंदर नहीं लेके जाने, बाहर एक शू रैक रखते हैं, जिसने भी अंदर आना है शूज उतार के जाएं। रूम टेम्परेचर जो है वो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रखें। दोस्तों कैसे पता चलेगा? एक सिंपल रूम थर्मामीटर बहुत सस्ता 150-200 रुपए का मिल जाता है किसी भी शॉप से। वो आप लगाएं रूम में और उसका टेम्परेचर मेंटेन रखें 26 से 28 के बीच में। कैसे करेंगे? अगर गर्मी है तो एसी चलाएं, पर एसी की हवा डायरेक्ट बच्चे पे नहीं आनी चाहिए। अगर सर्दी है तो हीटर यूज करें। हीटर सबसे अच्छा हीटर जो है वो रेडिएटर होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी का लॉस कम होता है, ये हवा में जो नमी है उसको कम सोखता है। अगर आप कोई और किस्म का हीटर यूज कर पा रहे हैं तो फिर आप एक सिंपल ह्यूमिडिफायर होता है वो लगा दें रूम में। अगर वो नहीं बाय कर सकते तो सिंपल पानी के एक पतीले में पानी रख दें। या बच्चे के जो कपड़े आप धो रहे हैं डेली, बिकॉज बच्चे के जो नैपीज हैं वो बहुत बार धोनी पड़ती हैं दिन में, उन्हीं को सूखने डालने रूम में डाल दें, ताकि जो उनकी जो उनमें से वाटर वेपर निकलेगी, जो उनमें से जो नमी निकलेगी वो रूम के अंदर रहे, और रूम के अंदर नमी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो क्या चीजें हैं? सबसे नेचुरल लाइट, एयरी रूम, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस और नमी होनी चाहिए रूम के अंदर। ये एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट हमने अपने बच्चे के लिए क्रिएट कर दी। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें उसको इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे हाथ ही एक बच्चे को इन्फेक्शन देने का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि बच्चे ने तो अपने बेड पे लेटे रहना, कहीं जाना नहीं है, ना उसने कुछ खाना है, ना कुछ उसने किसी चीज को ज्यादा टच करना है। सो हमारे हाथों से ही उसको इन्फेक्शन जा सकती है। सो ये, अगर हम ये चीज समझ जाएं तो हम इन्फेक्शन से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आजकल की जनरेशन में ये देखा गया है कि ये जो आर्टिफिशियल नेल्स और इवन नेचुरल नेल्स को लंबे लंबे रखना, नेल पॉलिश अप्लाई करना, ये हो सकता है देखने में सुंदर लगता हो, पर ये बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। बिकॉज ये जो नेल्स है इनके नीचे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारा गंदगी छुपी रहती है, जो कि जब हम बच्चे को टच करते हैं, बच्चे का फीड बनाते हैं, उसमें जा सकती है और बच्चे को इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। सो कोई भी जो न्यू बॉर्न बेबी की मदर है या उसके केयर टेकर्स हैं,
प्लीज अपने नेल्स को क्लिप करके रखें और आर्टिफिशियल नेल्स, नेल पॉलिश बिल्कुल भी यूज ना करें जब तक कि आपका बच्चा कम से कम 6 मंथ्स का नहीं होता। Then जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज और प्री टर्म स्पेशली, अगर वो बच्चा आपका टाइम से पहले पैदा हो गया तो वो बहुत ही प्रोन है इन्फेक्शंस के लिए। और जैसे मैंने बताया कि हाथों से ही इन्फेक्शन जाती है, तो अपने हाथों को हमेशा थॉरोली वॉश करना है बिफोर टचिंग, प्रिपेयरिंग फीड ऑफ द बेबी और फीडिंग द बेबी। उसकी नैपी चेंज करनी है उसके पहले, उसके बाद भी हाथों को अच्छे से वॉश करें। और सिर्फ वॉश करने से बात नहीं बनेगी, आपको हैंड सैनिटाइजर भी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ वायरसेस एंड बैक्टीरिया हैं जो कि हैंड सैनिटाइजर में जो अल्कोहल होती है उससे मरते हैं। अगर आप बच्चे के पास हैं तो आजकल तो जैसे कोविड का ज़माना है, हमें पता है मास्क कितने प्रोटेक्टिव हैं, तो बच्चे के अराउंड मास्क पहन के रखें। और स्पेशली अगर किसी घर के मेंबर को खांसी-जुकाम है, वो या तो बच्चे के पास बिल्कुल ना आए। अगर आना पड़ता है मजबूरी में तो मास्क प्रॉपर पहनना हो तभी वो बच्चे के पास आए। और हैंड वॉश करके, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करके ही बच्चे के पास आए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चे के रूम में कभी भी ओवरक्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज़ अवॉइड ओवरक्राउडिंग। मैंने बहुत बार देखा है, इवन जो हॉस्पिटल में भी बच्चे प्राइवेट रूम्स में चले जाते हैं मदर्स के पास, तो बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, गाँव वाले आ जाते हैं, कोई उसके ₹100 का नोट कान में लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कृपया करके बच्चे से दूर रहें। और ये मैं आपको जान के शायद हैरानी होगी कि हमारे पुराने जो जनरेशन थी, उनको इस बारे में बहुत नॉलेज थी। और एक सूतक वर्ड यूज़ किया जाता था कि अगर किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो 40 दिन तक कोई भी पड़ोसी, कोई भी गाँव वाला, कोई भी रिश्तेदार उसके घर नहीं जाता था। और क्योंकि लोगों को समझाना मुश्किल है तो एक ये वहम बना दिया जाता था कि इसको नज़र लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो वो सूतक जो है वो चीज़ हमें अब दोबारा अपनी न्यू जनरेशन को समझानी है। और ये जो मोबाइल जनरेशन है, जो हमारी लेटेस्ट न्यू जनरेशन है, उनको भी ये समझ आना चाहिए कि जो हमारे पुराने लोग थे वो सही बात कहते थे कि 40 दिन अगर किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है, किसी को बाहर के लोग आदमी को बच्चे को वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब बच्चे की हमने एनवायरनमेंट बना दिया, उसकी इन्फेक्शन प्रिवेंशन की हमने प्रबंध कर लिया, अब उसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करें? बिकॉज़ उसकी हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो बच्चे को अपनी ही सिक्रीशन से, अपनी ही पॉटी सुसु से ही इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है देखो, जब बच्चा पैदा होता है, अगर आप सबने देखा होगा कि उसके एक जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको नाड़ुआ भी कहते हैं, वो लगा होता है, बच्चे का माँ के साथ जुड़ा होता है, उसको काटा होता है। और उसका स्टम्प एक बचा होता है जो कि अराउंड 7 टू 10 डेज़ या इवन कम से कम कई बार 15 डेज़ तक अपने आप झड़ जाता है। और जब तक वो नहीं झड़ता, वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि ये गलत तरीका है डायपर बाँधने का। अगर आपने जो स्टम्प को डायपर के अंदर कर दिया, तो जब बच्चा सुसु-पॉटी करेगा, वो यहाँ लग जाएगा और इन्फेक्शन बच्चे को जा सकती है। तो दिस इज़ द राइट वे टू पुट द डायपर, कि स्टम्प जो है वो डायपर के बाहर हो। जो अम्बिलिकल स्टम्प को ड्राई रखना है। कई लोग कहते हैं जी इसके ऊपर गाय का गोबर लगा दो, कई लोग कहते हैं इसके ऊपर नीली दवाई लगा दो, कोई कहता है पाउडर लगा दो, कोई एंटीबायोटिक लगा दो, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई एनी मेडिसिन और एनी पाउडर और एनी अदर प्रोडक्ट ऑन दिस अम्बिलिकल स्टम्प, जस्ट कीप इट ड्राई। ड्राई का मतलब है इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, कोई दवाई नहीं लगनी चाहिए, कोई स्पिरिट नहीं लगनी चाहिए, बीटाडीन नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ अगर कोई गीली चीज़ पे लगेगी, वो ये दोबारा से हरा हो जाएगा और फ़ॉलो अप नहीं करेगा और ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है। तो इसको बिल्कुल ड्राई रखना, यहाँ तक कि बच्चे को तब तक नहलाना नहीं है, जब तक ये फ़ॉलो अप नहीं होता। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। हाँ, जो मैं बात आपको कह रहा था, जब तक बच्चे का अम्बिलिकल स्टम्प फॉल ऑफ नहीं होता, तब तक हमने बच्चे को नहीं नहलाना। तब तक हमें सिर्फ मॉइस्ट क्लॉथ से, वार्म पानी के में एक कॉटन क्लॉथ को गीला करके बच्चे को वाइप कर दीजिए, अच्छे से साफ कर दीजिए। तब तक नहलाना नहीं है जब तक अम्बिलिकल स्टम्प फॉल नहीं करता। और बच्चे की हम डेली मसाज कर सकते हैं लाइट हैंड से, वार्म नेचुरल ऑयल के साथ। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक और नया रिवाज मैंने देखा कि घरों में मालिश वालियाँ लगाई होती हैं। तो कृपया करके बच्चे को उनके हवाले ना करें, क्योंकि वो आई डोंट थिंक कि हैंड हाइजीन मेंटेन करती हैं। अगर आपने बच्चे को मसाज करनी है, आप खुद करें। इट्स अ वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस फॉर द मदर एंड द बेबी। खुद मसाज करें बच्चे की। और कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि वो मसाज वाली बच्चों की कई बार थोड़ी-सी छातियों में
थोड़ी स्वेलिंग होती है, विच इज ड्यू टू मैटरनल हार्मोन्स, मदर के हार्मोन्स की वजह से छाती में थोड़ी स्वेलिंग होती है, उसको दबा दबा के उसमें से दूध निकाल देती है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द बेबी। तो प्लीज अगर आपने बच्चे की मसाज करनी है, आप एक नेचुरल ऑयल का मतलब क्या होता है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, देसी घी, विच एवर इज एलमंड ऑयल, विच एवर इज कल्चरली अप्रोप्रिएट फॉर यू, जो कि आपके घर वाले, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये वाला ऑयल यूज करो, वो करना। जो मार्केट में ऑयल मिलते हैं, सो कॉल्ड मसाज ऑयल, सो कॉल्ड बेबी ऑयल्स, दीज आर ऑल मेड ऑफ पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या होती है, जो कि पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। जब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकाल लेते हैं तो पीछे जो वैक्स बचती है उसको ये ऑयल में मिला के बेचते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सो किसी भी तरह की कंपनी के अच्छे फैंसी नेम्स मैं नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, बट किसी भी कंपनी के जो आर्टिफिशियल ऑयल्स हैं उनको नहीं यूज करना, सिर्फ नेचुरल ऑयल यूज करने हैं, यानी कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, एलमंड ऑयल, देसी घी, ये आप यूज कर सकते हैं। और बच्चे को बात जब करना है तो या तो वार्म वाटर के साथ, सिर्फ अकेले वार्म वाटर के साथ, या फिर पीएच बैलेंस सोप आते हैं, बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे ब्रांड्स नहीं गिनाना चाहूंगा। थर्डली, यू कैन यूज कर्ड और कच्चा दूध, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, वो भी यूज किया जा सकता है, वो भी बच्चे की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब क्लोथिंग की बारी आ गई। इस पिक्चर में देखिए बहुत अच्छे से क्लोथ है बच्चा। क्यों क्लोथ अच्छा है, क्योंकि अप्रोप्रिएट फॉर वेदर क्लोथ्स यूज करने हैं हम। ये नहीं है कि गर्मी हो रही है और हम फिर स्वेटर पहना रहे हैं, या सर्दी हो रही है हमने हाफ बाजू की शर्ट या विदाउट बाजू की शर्ट डाली, तो अप्रोप्रिएट फॉर वेदर। और कैसे पता चलेगा, जितने कपड़े आपने पहने हैं उससे एक लेयर बच्चे को एक्स्ट्रा पहनानी है। जैसे आपने गर्मी का मौसम है, 2 लेयर्स पहनी है, एक नीचे अंडर शर्ट और ऊपर शर्ट, तो बच्चे को एक लेयर और एक पहनानी है। सेकंड थिंग इज, जो बच्चे के कपड़े हैं वो एक लाइट डिटर्जेंट में, हार्श डिटर्जेंट नहीं होना चाहिए, कोई लाइट डिटर्जेंट लीजिए, उसमें धोइए अच्छे से, उसमें डिटर्जेंट निकल जाना चाहिए, तब वो बच्चे को जो कपड़ों को सन ड्राई करके उसको पहनाना है। और जो बच्चे के कपड़ों की सबसे लो निचली लेयर है, जिसको हम अंडर शर्ट या इनर गारमेंट्स कहते हैं, वो शुड ऑलवेज बी सॉफ्ट वॉश्ड कॉटन। नीचे अगर सर्दियां भी हैं तो नीचे स्वेटर डायरेक्ट स्किन पे ना डालें, नीचे एक कॉटन की बनियान डालें, उसके ऊपर स्वेटर डाल सकते हैं। और बच्चे के हाथ, पैर और हेड, जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं, हमेशा कवर रहने चाहिए। अगर गर्मी है तो कॉटन क्लॉथ से, अगर सर्दियां है तो वुलन क्लॉथ से कवर्ड रहने चाहिए, बिकॉज यही सोर्स है जहां से बच्चे की बॉडी हीट लूज होती है। सिर सबसे बड़ा पार्ट है एक छोटे बच्चे का। अगर आप देखें तो बच्चे का और बड़ों को कंपेयर करें तो बच्चे का सिर जो है बड़ों के मुकाबले बॉडी के प्रोपोर्शन में काफी बड़ा होता है, तो इसलिए सिर से बहुत ज्यादा हीट लॉस होती है, स्पेशली ठंड के मौसम में। तो बच्चे के हैंड, फीट एंड हेड शुड ऑलवेज बी कवर्ड, बट फेस शुड नेवर बी कवर्ड। मैंने बहुत बार देखा है, ओपीडी में मदर्स लेके आती हैं बच्चों को, स्पेशली गांव के लोग, पूरी तरह से उसको ढका होता है, उसमें से अंदर भी बच्चा को मिलता ही नहीं यार, काफी टाइम लग जाता है कपड़े खोलने में कि उसका बच्चा है कहाँ। सो ये काम नहीं करना, कवर बच्चे का फेस कभी नहीं करना। हाँ, हैंड, फीट एंड हेड शुड ऑलवेज बी कवर्ड। अब डायपर एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमेशा बच्चा गीला रहता है, बिकॉज बच्चा तो बता नहीं सकता कि मुझे सुसु पॉटी आई ना, वो जाके उठ के टॉयलेट में खुद कर सकता है। तो ये एरिया बहुत बड़ा एक सोर्स है इन्फेक्शन का। कैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डायपर रैश हो जाए उसके बाद डॉक्टर के पास जाके दवाइयां लिखवाने से अच्छा प्रिवेंट करें। कैसे प्रिवेंट करना है, वार्म वाटर से क्लीन करें इसके जो इस एरिया को, जब पॉटी सुसु बच्चे का साफ करना है तो उसको वार्म वाटर से क्लीन करना है। और जो है वो ठंडे पानी से क्लीन नहीं करना, पहली बात। ड्राई थॉरली, और ड्राई करके नैपी लगानी, जल्दबाजी ना करें, थोड़ी देर ड्राई करें बच्चे को, जब पूरी जगह सूख जाए तब नैपी लगाएं, क्योंकि अगर गीली जगह पे नैपी लगाएंगे तो मॉइस्चर अंदर ही रह जाएगा और इन्फेक्शन का सोर्स बनेगा। एक अल्कोहल बेस्ड वाइप्स, अगेन वो जो फैंसी प्रोडक्ट्स आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, ऐसे अल्कोहलिक वेब वाइप्स को नहीं यूज करना। सिंपल वार्म वाटर कॉटन क्लॉथ पे लेके उससे वाइप करिए। और बच्चे को रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना, डैब करना है, ताकि उसकी जो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, अगर आप ज्यादा जोर जोर से वाइप करेंगे तो वो स्किन ऊपर की लेयर उतर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो छोटा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो हर 2 या 3 घंटे में सुसु करता ही करता है, और पॉटी भी कई बार 4-5 घंटे में पॉटी भी कर लेता है। तो रात के टाइम बहुत मदर्स जो है थक जाती हैं, नेचुरल है, बट बच्चे की जो नैपी है वो
रात भर ये नहीं कि जस्ट कीप इट एंड शट इट एंड फॉरगेट इट, वो नहीं काम करना। हर 2-3 घंटे बाद, इवन एट नाइट आल्सो, यू हैव टू चेंज द नैपी ऑफ द बेबी एंड अप्लाई कोकोनट ऑयल आफ्टर ईच क्लीनिंग। नेचुरल ऑयल, कोकोनट नहीं लगाना, ऑलिव लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। आई अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो इसकी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईज को डेली एक सॉफ्ट मॉइस्ट डोर से जेंटली, जोर जोर से रगड़ना नहीं है, बहुत जेंटली और ऊपर ऊपर से साफ करना है, आंखों को बंद करके ऊपर से साफ करना है। और डेली ऑब्जर्व करो आईज को फॉर रेडनेस, कोई आई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, कोई बहुत ज्यादा आंसू तो नहीं आ रहे। आपको जान के हैरानी होगी कि पहले 3 महीने तक बच्चों के आंसू नहीं होते, रोते भी हैं तो भी आंसू नहीं आते। अगर आपके बच्चे के आंसू आ रहे हैं तो इसका मतलब उसके जो डक्ट ब्लॉक्ड है, उसकी जो डक्ट है, आंख और नोज के बीच में एक डक्ट होता है जिसमें से टीयर्स नोज में डायरेक्ट चले जाते हैं और बच्चे के आंसू नहीं आते, वो ब्लॉक है और वो इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, इसलिए उसमें आपको डॉक्टर को दिखाना है। और एक ये रिवाज है, थैंकफुली अब काफी कम हो गया, काजल लगाने का। प्लीज डोंट अप्लाई काजल, इट कैन कॉज इन्फेक्शन। और इसमें कई बार लेड होता है, एक पॉइजनस मेटल होता है विच कैन कॉज लेड पॉइजनिंग, जिसका इमीडिएट पता नहीं चलता, काफी सालों बाद बच्चे के दांतों में उसका असर नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए काजल बिल्कुल ना लगाएं। नाउ आई रीच द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बच्चे की ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग को जितना ज्यादा प्रमोट किया जाए उतना कम है। ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट थिंग दैट अ मदर कैन डू फॉर हर चाइल्ड। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा एक और वीडियो है जिसमें हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात की है। यहाँ पे मैं इतना डिटेल में उसमें नहीं जा सकता, आप वो वीडियो देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो बेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चे के लिए बेस्ट फीडिंग है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कितने फैंसी फॉर्मूलाज हो, कोई भी दूध हो, वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी माँ का दूध नेचर ने उसके लिए बनाया है। और बहुत सारे लोग मिथ्स में पढ़ के कि मदर पता नहीं कुछ खा ना ले या इसको दवाइयां चल रही हैं, ऐसी मदर के दूध से बच्चे को वंचित कर देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। विद इन फर्स्ट 1 आवर ऑफ लाइफ, जब बच्चा पैदा हो जाता है, चाहे सिजेरियन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो, विद इन फर्स्ट 1 आवर ऑफ लाइफ बच्चे को माँ का दूध देना जरूरी है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये आप बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। और फीड कब देनी है? डिमांड फीड। ठीक है, कोई घड़ी या कोई अलार्म लगा के 2 घंटे बाद फीड नहीं देनी, जब बच्चा मांगे तब फीड देनी है। बट हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है, अगर बच्चा 3 से 4 घंटे बाद भी दूध नहीं मांग रहा, इसका मतलब बच्चा शायद सुस्त हो गया है, तो उसको जगा के देखें। अगर बच्चा नहीं जाग रहा तो डॉक्टर से इमीडिएटली बात करें। बार क्या होता है, बहुत सारे प्री टर्म बेबीज भी आजकल, अराउंड 10% ऑफ डिलीवरीज अगर प्री टर्म टाइम से पहले हो जाती हैं, तो उसमें कई बार ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चे की मुंह का साइज छोटा होता है। सेकेंडली, उसकी अभी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती, सकिंग और स्वेलोइंग की। इसके कारण उन बच्चों को कई बार ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं मदर्स, तो उनको माँ का दूध फिर भी देना है, निकाल के कटोरी चम्मच के साथ। यहाँ पे अलग अलग डायग्राम्स है, यहाँ चम्मच के साथ दे रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट एक छोटी सी गिलासी के साथ दे रहे हैं जो सिलिकॉन की गिलासी होती है, या चांदी की गिलासी से भी आप दे सकते हैं। यहाँ पलड़ा कहते हैं, दिए की शेप का चांदी का होता है, इससे भी आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ये, दिस इज द राइट मेथड टू गिव फीड एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, मतलब उसकी माँ का ही दूध निकाल के दिया वो देना है, और ऊपर का दूध नहीं देना है इस बच्चे को भी। और सबसे चीज जो जरूरी है वो ये है, बॉटल इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज बॉटल एक तो इन्फेक्शन करती है बच्चे को, सेकेंडली बॉटल जब बच्चा एक बार लेने लग जाता है तो वो उसके लिए इतने इजी होती है, माँ और बच्चे दोनों के लिए, कि कभी भी वो ब्रेस्ट फीड नहीं लेता। और एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क आप थोड़ी देर तो निकाल सकते हैं, पर उसके बाद वो धीरे धीरे आना कम हो जाता है। तो जब तक कि बच्चा माँ की छाती को लेकर दूध नहीं पीता, तब तक माँ को दूध प्रॉपर नहीं आता। तो ये थोड़े दिन, जब तक बच्चा थोड़ा प्री टर्म है, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए जो टाइम है, वो हमें इस कटोरी चम्मच से या गिलासी से बच्चे को पिला के दूध, या पलड़े से दूध पिला के, इसको पलड़ा कहते हैं, जो दिए की शेप का, इसको पलड़ा कहते हैं। ये आराम से बाजार में मिल जाता है, आपको सुनहरे से चांदी का भी बनवा सकते हैं। तो इससे आप दूध दें बच्चे को, और जब बच्चा इस लायक हो जाए कि ब्रेस्ट फीड कर सके, तो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड शुरू कराएं। और बहुत सारे बच्चे, स्पेशली प्री टर्म्स को, डॉक्टर विटामिन एंड मिनरल्स भी लिखते हैं, बिकॉज विटामिन डी तो इवन पूरे टाइम के बच्चों को भी सबको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कमी होती है विटामिन डी की।
तो ये सभी बच्चों को जरूरी है देना। आयरन भी आफ्टर 3 वीक्स टू 4 वीक्स ऑफ एज आयरन देना भी जरूरी है। तो ये कैसे देना है? कैल्शियम, मल्टीविटामिन और विटामिन डी ये ऐड कर सकते हैं आप मिल्क में। अगर बच्चा डायरेक्ट नहीं पी रहा या उसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, मिल्क में ऐड करके दे सकते हैं। पर आयरन को, जो आयरन होता है उसको ड्रॉप्स को मिल्क में ऐड नहीं करना, बिकॉज उसकी फिर जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। कैल्शियम और आयरन को अलग अलग समय पर देना है। और बेबी अगर फुल ब्रेस्ट फीड्स पे है तो मेडिसिन डायरेक्टली बाय ड्रॉपर एज पर प्रिस्क्रिप्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या होता है? कंगारू को आपने देखा कभी? शायद नेचुरल वर्ल्ड में ना देखा हो, बट डिस्कवरी चैनल में जरूर देखा होगा। कंगारू अपने बेबी को अपनी एक थैली में डाल के रखता है हमेशा। क्यों रखता है? क्योंकि उसका जो बेबी है बहुत बहुत छोटा होता है जब बर्थ होता है, तो वो थैली में रहता है, उसमें उसको वार्मथ मिलती है, वहीं पे उस ब्रेस्ट फीड लेता रहता है और उसकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहती है, इन्फेक्शन से बचा रहता है। तो इंसानों को नेचर से सीखना चाहिए। सो हम कंगारू तो नहीं है, बट हम बच्चे को एक कंगारू की तरह स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रख सकते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखने से क्या होता है, मदर को फीड आउटपुट ज्यादा होती है। मदर और बेबी की जो बॉन्डिंग है, जो फीलिंग्स है, वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है एक दूसरे के लिए। और बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होती है और हर चीज में ये बेनिफिशियल है। और बच्चा और मदर दोनों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये कंगारू मदर केयर जो कि हमें नेचर ने सिखाया है, इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, स्पेशली फॉर प्री टर्म बेबीज। ये बहुत ही जरूरी और अच्छा एक स्टेप है जो कि माएँ बच्चे के साथ कर सकती हैं। और अगर माँ बिजी है तो फादर भी कर सकते हैं, दादी भी कर सकती है, दादाजी भी कर सकते हैं, कोई भी फैमिली मेंबर कर सकते हैं। जस्ट बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखना है, यानी बच्चे के कपड़े भी उतारने, अपने भी उतार के बच्चे को अपने छाती पे लिटा के ऊपर से चादर रजाई अकॉर्डिंग टू द वेदर ले लेंगे। अब बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर में इनग्रेन हो चुकी हैं, कई चीजें अंग्रेज अंग्रेज हमें दे गए हैं, जैसे कि ग्राइव वाटर। ये ग्राइव वाटर आप हैरान होंगे जानकर कि सिर्फ इंडिया में मिलता है, बाकी पूरे वर्ल्ड में ये बैन हो चुका है, बिकॉज इसमें बहुत हार्मफुल चीजें होती है। पर मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन बच्चा इसके बिना बचता होगा, सबको ये ग्राइव वाटर देते ही देते हैं। फिर जन्म घुट्टी है हमारी एक पुरानी चली आ रही है, और शहद। ये चीजें जब तक कि डॉक्टर स्पेसिफिकली आपको ना कहें कि ये देना है, तब तक आपने नहीं देनी, बिकॉज दिस कैन बी हार्मफुल। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है। और जो चौथी चीज है पानी। आप हैरान होंगे जानकर कि जो बच्चा टोटली मदर फीड पे है, उसको पानी की भी जरूरत नहीं होती, मदर फीड से ही उसको पानी भी मिलता है। और गाय का दूध तो बहुत लोग कहते हैं जी बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। गाय का दूध अच्छा होता है उसके बछड़े के लिए, क्योंकि गाय का दूध बछड़े के लिए बना होता है। नेचर ने उसको इंसान के लिए नहीं बनाया, नेचर ने उसको उसके बछड़े के लिए बनाया। और आप इंसान के बच्चे का वेट देखो, 2.5 से 3 किलो, और बछड़े का वेट होता 15 से 20 किलो। तो कैसे वो बच्चे के लिए गाय का दूध अच्छा हो सकता है? तो इसलिए ये सब चीजें बच्चे को कभी भी नहीं देनी। ये बहुत हार्मफुल चीजें हो सकती हैं। अब दोस्तों हमने केयर तो सीख ली, एनवायरनमेंट सीख लिया, न्यूट्रिशन सीख ली, क्या चीजें देनी है क्या नहीं देनी, कौन से विटामिन कैसे देने हैं, वो सारा हमने सीख लिया। अब हमें ये भी पता होना ज़रूरी है कि बच्चे की हेल्थ को, क्योंकि रोज़-रोज़ तो आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि छोटी-छोटी चीज़ों से हम कैसे बच्चे की हेल्थ को घर पे ही मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बच्चे को नेचुरल लाइट में ले जाएँ डेली। इसीलिए रूम में मैंने कहा था कि नेचुरल लाइट होनी ज़रूरी है। अगर कलर उसका पिंक है तो बहुत अच्छी बात है, पिंक होना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी का कलर। बट अगर उसका कलर पेल लग रहा है, पेल मतलब व्हाइटिश सा लग रहा है, या फिर उसका कलर येलो लग रहा है, पेल लग रहा है इसका मतलब काफी सीरियस प्रॉब्लम है, येलो मतलब उसको जॉन्डिस है। इट कैन बी सीरियस, इट मे बी जस्ट नॉर्मल, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर ब्लू है तो इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, सो इसलिए आपको डेली बच्चे का कलर देखना है। बेबी शुड बी पिंक इन कलर। अगर वो पेल येलो या ब्लू लग रहा है तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली करना है। हैंड्स एंड फीट शुड बी वार्म टू टच एंड पिंक। हैंड्स एंड फीट पिंक होने चाहिए और वार्म होने चाहिए। ठंडे, नीले, लाल नहीं होने चाहिए, बहुत गर्म नहीं होने चाहिए, वार्म होने चाहिए, कोसे होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है इसका मतलब उसको गर्मी लग रही है, अगर ठंडे हैं इसका मतलब उसको ठंड लग रही है। जो ब्रीदिंग है बच्चे की, वो उसकी
शुड बी रिलैक्स्ड एंड काम और नॉट नॉइजी। नॉइजी ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए, आराम से रिलैक्स होकर बच्चा ब्रीथ करे। जो बेबी शुड बी वेकिंग अप एंड डिमांडिंग फीड एवरी 2 to 3 hours। हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चा फीड लेता रहे। और यूरिन जो है मिनिमम 7 to 8 times इन 24 hours करे। और यूरिन शुड बी कलरलेस और स्लाइटली येलो। डार्क कलर यूरिन नहीं होना चाहिए। स्टूल्स जनरली 2 से 3 टाइम करते हैं 24 hours में, बट अगर बच्चा एक्सक्लूसिव मदर फीड पे है तो कई बार 7 से 8 बार भी करता है, ये नॉर्मल है। और डार्क येलो और ग्रीन कलर स्टूल होने चाहिए। कई लोग कहते हैं जी ग्रीन पॉटी आ गई। ग्रीन पॉटी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। डार्क येलो ग्रीन पॉटी इज नॉर्मल। बेबी वेट आप हफ्ते में एक बार जरूर करें। बेबी शुड गेन ऑन एवरेज 20 to 30 ग्राम पर डे, या फिर अगर हफ्ते बाद कर रहे हैं तो 150 से 200 ग्राम पर हफ्ते बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब बच्चा आपका ठीक चल रहा है। जिसके अम्बिलिकल स्टम्प है वो इट शुड बी ड्राई, उसको कुछ नहीं लगाना उसके ऊपर, तब तक नहलाना नहीं। और 7 से 10 दिन में अपने आप वो फॉलो अप हो जाता है। अगर नहीं फॉलो अप होता है इसका मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बच्चा रोता तो है ही, हर बच्चा रोता है, और जब वो रोता है तो वो दूध देने पे या थोड़ा सा जेंटल मूवमेंट्स पे, रॉकिंग पे, इधर उधर थोड़ा हिलाने पे वो चुप कर जाना चाहिए। अगर वो चुप नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है। सो इन छोटी छोटी स्टेप से आप देख सकते हैं कि आपके बच्चा की जो हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो बच्चा आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब कब अपने डॉक्टर की हेल्प कब लेनी है, डेंजर साइंस क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि आज मैं डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाऊं, कहीं कोई रिस्क ना हो जाए। क्योंकि अर्ली रिकॉग्निशन, अगर आप घर पे हैं, घर तो डॉक्टर तो आपके घर पे नहीं है, आपको ही फाइंड आउट करना है कि हाँ ये मुझे डेंजर साइन लग रहा है, यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है। अगर आप डॉक्टर को टाइम पे दिखाएंगे तो वो टाइम पे डिटेक्ट हो जाएगी प्रॉब्लम, उसका इलाज भी हो जाएगा और बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कुछ जनरल चीजें हैं जो मैं बताता हूँ। जैसे बताया कि अगर बच्चा पीला, येलो या ब्लू लग रहा है, ब्लू मैंने इसलिए हाईलाइट रेड में किया क्योंकि ब्लू का मतलब बहुत डेंजरस है। लेथार्जिक, अगर बच्चा 4 घंटे में एक बार भी फीड देने की नहीं उठ रहा, इसका मतलब बच्चा सुस्त है, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप दिखा के आए। अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा या फीड लेते लेते सो गया, बार बार रुक ही जा रहा है, फीड अच्छे से नहीं ले रहा और सांस लेने के लिए रुक रहा है फीड लेते समय, इसका मतलब बच्चे को दिक्कत है। अगर बच्चा यूरिन पास नहीं कर रहा 7 से 8 टाइम पर डे, तो भी कोई दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चा बहुत बार बार लूज वाटरी स्टूल कर रहा है या ब्लड इन स्टूल आ रहा है, अगेन हाईलाइट किया ब्लड इन स्टूल, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए। अगर एक्सेसिव इनकंसोलेबल क्राइंग है, मतलब चुप भी नहीं कर रहा, फीड देने से भी, इधर उधर घुमाने से भी, कार में ले जाके घुमा रहे हो फिर भी नहीं चुप कर रहा, तो इसका मतलब फिर कुछ दिक्कत है। और हैंड्स एंड फीट अगर कोल्ड टू टच है, अगर हाथ और पैर ठंडे लग रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाएं। और स्पेशली अगर उसका माथा भी ठंडा लग रहा है तो इसका मतलब तो बहुत रिस्क में हो आप। और अगर बुखार 37.5 डिग्री सेल्सियस यानी 100 से ऊपर, या 35.5 से कम यानी कि 95 से नीचे, तो एक बच्चा काफी सीरियस हो सकता है। अब हम, ये तो जनरल साइंस थे, अब कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं। फास्ट ब्रीदिंग, अगर बच्चे की ब्रीदिंग 60 मिनट से पर मिनट ज्यादा है, 60 बार पर मिनट से ज्यादा है, या बच्चे के इनड्रॉइंग हो रही है, ये देखो इस फोटो में आप देख रहे हो, ये ऐसे रिब्स उसके दिख रहे हैं सांस लेने पे, तो इसका मतलब बच्चा ठीक नहीं। या फिर वो ग्रंट कर रहा है, ये आवाज सुनिए, अगर ऐसी आवाज बच्चा निकाल रहा है तो इसका मतलब बच्चा ठीक नहीं है। देन उसकी अगर अम्बिलिकल जो हम धुन्नी पे बोलते हैं, नाड़ू बोलते हैं, उसमें से पस निकल रही है या रेडनेस है, जैसे आज इस फोटो में देख पा रहे हैं, या ब्लीडिंग हो रही है अम्बिलिकल स्टम्प पे, फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। या अगर बच्चे को अबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही हैं, ये देखिए इस तरह के कन्वर्शन कहते हैं इनको। अगर ये अबनॉर्मल मूवमेंट्स बच्चे को आपके हो रही हैं तो इसका मतलब ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर ऐसी इस तरह की मूवमेंट बच्चा कर रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं और देर ना। देन डार्क येलो यूरिन और ग्रे कलर्ड स्टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। एक खास किस्म का जॉन्डिस होता है जिसको काला पीलिया कहते हैं, उसका अगर टाइमली डिटेक्शन ना हो तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और परमानेंट डैमेज हो सकता है बच्चे के लिवर को। सो बच्चे का नॉर्मल जो डायपर है इस कलर का होता है, नॉर्मल जो डायपर है वो लाइट येलो कलर का होता है। अगर डार्क येलो स्टेन्स आ रहे हैं डायपर में तो इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है। और ये पॉटी का कलर्स है, नॉर्मल कलर है डार्क येलो और ग्रीनिश येलो और ग्रीन। सो ग्रीन एक नॉर्मल कलर है पॉटी का। लोगों को बहुत चिंता होती है, सर
मेरे से अगर रोज अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 50 ये जरूर पूछते हैं, सर ग्रीन पॉटी आ रही है। ग्रीन पॉटी इज नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट द ग्रीन पॉटी। देन अब नॉर्मल स्टूल कलर ये होते हैं व्हाइट कलर, क्ले कलर या बिल्कुल पेल येलो कलर, ये अब नॉर्मल स्टूल कलर्स हैं। तो ये अगर आपका बच्चा व्हाइटिश पॉटी कर रहा है, पेल क्ले जैसी पॉटी कर रहा है, जैसा क्ले का कलर होता है, या लाइट येलो पॉटी कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। तो भाइयों ये है हमारे हाउ टू केयर फॉर द बेबी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन शुड बी एज पर द शेड्यूल विच योर डॉक्टर हैज गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैक्सीनेशन प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो आप किसी मिथ में ना आए, जो जो वैक्सीन गवर्नमेंट या आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं, आप बच्चे को जरूर दें। उसके बारे में अलग अब वीडियो बनाएंगे, बिकॉज इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इम्यूनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर सकें, बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।